जी हम कहाँ पर आए हैं भाई? हम खानदानी लोगों को लेके वो सारी बीच पे आए हैं। तरह के स्पेन बीचेस में आज जहाँ पे मैं रहता हूँ मुर्सिया में, वहाँ पे 46 चल रहा है। आप खुद 46 सेंटीग्रेड तो beaches हैं वैसे? हाँ स्पेन, मेरे ख्याल में नॉट ओनली स्पेन, किसी भी जगह पे अगर आपने यूरोप में आना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कंसीडर द लैंग्वेज बैरियर। लेकिन मेरे से ये गलती हुई थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी हम कहाँ पर आए हैं भाई? हम खानदानी लोगों को लेके वो सारी बीच पे आए हैं। ये कौन सा सारी? बहुत सारी बीच। वो सारी ओके वो सारी भाई बहुत खूबसूरत बीच है। गर्देजी आपको कैसा लगा ये बीच? यार बहुत अच्छा बीच है। मैंने कोशिश की थी थोड़ी बहुत स्विम करने की, लेकिन पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था। अंदर घुसते साथ ही मुझे लगा मुझे बाहर आ जाना चाहिए। यार तेजी से बड़े साइज की बतखें भी फिर रही हैं। लेकिन बहुत अच्छा, साफ सुथरा और बहुत ही कमाल का व्यू है। अच्छा स्पेन में है ये सारे इस तरह के स्पेन बीचेस? में आज जहाँ पे मैं रहता हूँ मुर्सिया में, वहाँ पे 46 चल रहा है। आप खुद 46 सेंटीग्रेड। तो beaches हैं वैसे? हाँ, स्पेन के बीचेस वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बीचेस इन द वर्ल्ड है यार। आप वहाँ पे नहीं करते हैं? जाहिर है यहाँ पे नहीं हो सकती, यहाँ पे तो इट्स रियली फ्रीजिंग कोल्ड, बट स्पेन में तो इट्स रियली ब्यूटीफुल। बल्कि मैं आप तुम लोगों को इनवाइट भी करना चाहूँगा चक्कर ओह माय गॉड, आपने वीडियो पे इनवाइट कर दिया, आपने वैसे क्यों नहीं किया? ओह माय गॉड। अभी ऑफिशियल हो जाएगा ना। असल में अलीकांते, मुर्सिया में कार्तागेना, ये सब बीच बहुत बहुत खूबसूरत बीच है। ये गीलास, Cartagena कार्तागेना। and अहलन व सहलन हबीबी। अच्छा जी चलें चलते चलते बात करते हैं। मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि चलते ये हमारे लिटिल एंजल्स देख लें, इनको बहुत सारा वो देखो सर्दी लग रही है तो उसने क्या अपने अब्बा की जैकेट ऊपर पहन ली है। रेड पेंगुइन नहीं देखा होगा। हेलो 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 हेलो। बाय बाय चलो। कोई आ जाता है कुछ नहीं होता, वो बेचारा फिक्का पड़ गया यार। अच्छा जी गर्देजी ये बताएं आप। अच्छा आप हेलो कह रहे थे, सॉरी। हेलो नहीं बोल करने रहा देना था, यार वो इसको, देख उसका मुंह कर बेचारे दे का यार कैसे कर दे यार। अब हो गया अब हो गया। अरे यार अच्छा जी गर्देजी ये बताएं कि बहुत सारे लोग जानना चाहेंगे जो फिनलैंड नहीं आना चाहते लेकिन वो स्पेन जाना चाहते हैं, तो आपकी क्या जर्नी है, क्या करना चाहिए लोगों को स्पेन जाने के लिए? आप कैसे गए थे और आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस? मेरे ख्याल में नॉट ओनली स्पेन, किसी भी जगह पे अगर आपने यूरोप में आना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कंसीडर द लैंग्वेज बैरियर। स्पेन में अगर आपने आना है तो आपको स्पेनिश सीखनी पड़ेगी। वहाँ पे इंग्लिश कोई नहीं बोलता, सिर्फ बार्सिलोना में थोड़े बहुत बोलते हैं या मैड्रिड में, लेकिन वो लॉन्ग टर्म फिर भी आपका सर्वाइवल नहीं हो सकेगा। लोग अपनी ही लैंग्वेज बोलना प्रेफर करते हैं। जैसे फिनलैंड में भी लैंग्वेज बैरियर, स्पेन में भी लैंग्वेज बैरियर है। तो ये है कि आपने स्पेन- सीखी? बिल्कुल। उस पे इवेंचुअली उस फेज़ पे भी आएंगे, उसके बारे में भी अपनी जर्नी शेयर करूँगा आप लोगों के साथ। लेकिन ये है कि अगर स्पेन इज़ लेस एक्सपेंसिव कंपेयर टू फिनलैंड। यहाँ पे खर्चे ज़्यादा हैं लेकिन यहाँ पे इनकम भी ज़्यादा है। स्पेन में आप लोगों ने अगर किसी ने आना है तो स्पेन का इनकम लेवल जो है ना, वो पर कैपिटा इनकम इज़ रियली लो कंपेयर टू एनी नॉर्डिक कंट्री और एनी नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, डेनमार्क हो लेकिन गया। जाने का क्या खर्चा भी कम ही लगता होगा आई गेस? जी खर्चा भी कम ही है, डिपेंड करता है। स्पेन में जाने के 2-3 रास्ते हैं। इसके अलावा डंकी वगैरह हैं, वो मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा और मैं Obviously. नहीं चाहूँगा कि कोई भी इस तरीके से आए, नहीं। क्योंकि स्पेन में पाकिस्तानी डंकी लगा के आने वाले पाकिस्तानी वैसे भी बहुत ज़्यादा हैं और अनफॉर्चुनेटली नहीं हमने कोई ऐसी इलीगल बात नहीं करनी अपने चैनल पे। हम लीगल वेज से बताएं। हम 15 लाख में डंकी लगवा देते हैं। आप जाए डंकी पे खुद ही चले जाए। नहीं मैं हमारे यहाँ से ना पाकिस्तान से 2 दोस्त हैं, अली हसन और राशिद, उनको हमने डंकी लगवानी है। अगर एक ग्रुप ऑफ 5 बन जाएगा तो इट वुड बी बेटर। तो बैक टू द पॉइंट, स्पेन में आने के 2-3 रास्ते हैं। एक तो स्टूडेंट वीज़ा है जिसके थ्रू मैं आया था, उसमें आपने अपना आइल्स करता है जिसका 6 बैंड होना चाहिए ओवरऑल एवरेज। मास्टर्स के लिए या ग्रेजुएशन के लिए या दोनों के बोथ लिए? के लिए। ओके ग्रेजुएशन का एवरेज जो फीस है
4 साल के बैचलर्स जो मेरी यूनिवर्सिटी में था उसमें 6 to 8,000 आपके डिपेंड करता है कौन सा प्रोग्राम आपने सेलेक्ट किया, पर ईयर आपको पे करना पड़ेगा। और लेकिन अगर मास्टर्स है तो 12,000 पर ईयर। अब आगे 13 हो गया हुआ है। जब मैं आया था 2018 में तो मैंने 12,000 यूरो पर ईयर पे किया था अपना MBA के लिए। मैंने MBA किया था फाइनेंस मैनेजमेंट विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। तो स्टूडेंट वीज़ा एक या वर्क परमिट है, और या फिर आ जाके विज़िट पे ज़्यादातर लोग आते हैं जो फेक असाइलम अप्लाई करते हैं, तो ये इलीगल है और मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा। आ जाके ये दो, या फिर आजकल एक नया रूट उन्होंने निकाला है वो है फ्रीलांसर, वो भी नोमैड फ्रीलांसर वीज़ा, वो भी बहुत अच्छी एक ऑप्शन है। ये 3 लीगल ऑप्शंस हैं जिनमें सबसे ज़्यादा आसान और सबसे ज़्यादा इफेक्टिव जो सा है वो स्टूडेंट वीज़ा है। अगर यहाँ पे आपने बैचलर्स और मास्टर्स कंप्लीट किया है तो यहाँ पे जैसे मुझे जॉब मिल गई थी, जॉब मिलने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं अगर आपको स्पेनिश लैंग्वेज आती है। तो स्पेन आने के यही 3-4 तरीके हैं। इसके अलावा सब जो है ना वो शॉर्टकट्स हैं और आ जाके वो फिर आपको बहुत ख्वार करते हैं। ये पीछे कौन सा हमने VFX का व्यू लगाया हुआ है, जरा थोड़ा से चलते चलते बात करें थोड़ा सा। अच्छा, अगर किसी ने आपसे डिटेल में नोमैड वीज़ा या स्टूडेंट वीज़ा के बारे में बात करनी हो तो हम आपका इंस्टाग्राम लिंक बीच में शो कर देंगे, तो आप तफसीर कंसल्टेंसी बहुत मशहूर आजकल चल रही है। लेकिन यूरोप में हम लोगों के पास सब अपना अपना बहुत बिजी होते हैं, तो दैट वॉन्ट बी फ्री। आप मेरी कंसल्टेंसी चाहिए, यू विल हैव टू पे इनिशियल फीस, देन आई विल बी एबल टू गाइड यू। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आपकी इनिशियल फीस क्या है? मिनिमम 50 यूरो फॉर द कंसल्टेंसी थ्रू आउट। लाइक आपको मैं रास्ता बता सकता हूँ कि आपने कौन सा सिलेक्ट करना है, आपके लिए कौन सा रूट बेस्ट होगा, कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट होगी, किस तरह से क्या बने जना से सबसे बेस्ट। लेकिन ये मत समझिएगा कि मैं आपको एडमिशन दिलवा के दूंगा, ये सिर्फ गाइडलाइन के लिए, ताकि मुझे सिर्फ सीरियस लोग अप्रोच करें, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सब अपने जॉब्स वगैरह कर रहे हैं। लेकिन सर मेरी बात सुने, क्योंकि हमने आपका हमारी तरफ से आएंगे तो आपको डिस्काउंट तो देना ही पड़ेगा। 35% आप डिस्काउंट देंगे। 35 यूरोस। अबे साले जो माफ करना मैं जो पर कंसल्टेंसी, क्योंकि लोग आई एम रियली सॉरी टू से आप अपना टाइम निकालते हो, रिसर्च करते हो, आपने जॉब भी करनी है, अपने सारे काम भी खुद करने हैं, और फिर नॉन सीरियस एटीट्यूड के साथ बहुत से लोग आते हैं जो सिर्फ आपका टाइम जो है ना, और यहाँ पे टाइम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आई वांट टू गिव माय सर्विसेज, आई वांट टू गाइड पीपल, बट ओनली फॉर द सीरियस, एनीवन हु इज़ सीरियस। ये नहीं कि यार आप, मैं जो कहना चाह रहा हूँ आपको अंदाज़ा है। सो इफ़ यू वांट माय कंसल्टेंसी, इफ़ यू वांट माय सजेशन, इफ़ यू वांट A to Z प्रोसेस, all the documents whatever it's required, minimum 30 आपके रिसोर्स से 35 यूरोस, otherwise it will be 50. थैंक यू सो मच गर्देजी। But Spain is really good option only if you can speak Spanish. Only लेकिन if you want स्पेनिश तो आके भी सीख सकते हैं ना, आपने भी तो नहीं। वहीं जाके सीखी है to. स्पेनिश। लेकिन मेरे से ये गलती हुई थी कि मैंने कोई Spain और भी जाके ये Spanish गलती सीखी। करना चाहे तो क्या करें? फिर उसका ये नतीजा होगा कि जैसे मैंने 300 यूरो पे 12-12 घंटे जॉब की थी, और जिसमें से 200 यूरो मैं अपनी रूम का देता था, 100 यूरो अपना खाने पीने का करता था, एंड इट वाज रियली रियली बैड। दैट्स मंथली सैलरी। हाँ, जिनको ज़ुबान नहीं आती और जिनके फिर उनका फ़ायदा हमारे देसी लोग उठाते हैं और उनको इसी तरह से जॉब मिलती है। लेकिन 500 पाकिस्तान यूरो। में मेरी बात सुनो ज़्यादा ना, से ज़्यादा 500 यूरो, लेकिन 14 घंटे आपको काम करवाएंगे, और स्पेनिश किसी के पास जॉब नहीं मिलेगी, आपको कोई और ऑप्शन नहीं होगी, तो यू विल लिव अ वेरी हॉरिबल लाइफ। तो बेसिक्स सीख के स्पेनिश की तो आ सकते हैं, लेकिन पूरा सीखना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है लोगों के लिए, इसलिए क्योंकि कम से कम B2 होना चाहिए आपके। B2 होना चाहिए। ठीक B2 है। के बगैर नहीं है, क्योंकि आप अपने लिए सोचें ना, आपने आना है, आपका सर्वाइवल कैसे? आपका सर्वाइवल होगा जॉब से। अगर तो आप जागीरदार हैं, आपके पीछे हर महीने 700 यूरो आपको कोई भेजने वाला है, तो आपकी स्टडी निकल जाएगी। अगर आपने 700 यूरो पर महीने, मुर्सिया जैसे सिटी में जिसमें मैं रहता हूँ, मैड्रिड में 1000 यूरो, बार्सिलोना में भी 1000 यूरो, अगर आपके पीछे कोई भेजने वाला है हर महीने कि आपके पास जॉब ना हो लेकिन आपके पास खर्चा चलता रहे, तो वेल एंड गुड, स्पेनिश मत सीखें, कोई ज़रूरत नहीं है आपको। आप आएँ, अपना खर्चा चलाएं, पीछे से पैसे मंगवाएं, अय्याशी करें, पढ़ाई करें, वापस जाएं। और लेकिन अगर आपने यहाँ पे जॉब करनी है फिर भी आपको स्पेनिश सीखनी पड़ेगी। तो बेस्ट यही होगा, आने से पहले कम से कम B2 करें। यहाँ आके अपने सर्वाइवल के लिए आपको जो पार्ट टाइम जॉब करनी है वहाँ से आपको अगर पाकिस्तानियों के पास करनी है तो पैसे नहीं मिलेंगे। तो अब survival नहीं आपके होगा। पास वहाँ पे जॉब है?
मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया था, उसके बाद मैं पेप्सिको में जॉब कर रहा हूँ। मैंने पेप्सिको में अपना कैरियर स्टार्ट किया था सप्लाई चेन डिपार्टमेंट में एज अ सप्लाई प्लानर साउथ वेस्ट यूरोप। मैं 6 कंट्रीज़ की प्लानिंग करता था और अब लास्ट ईयर मेरी प्रमोशन हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं सीनियर लॉजिस्टिक्स प्लानर के तौर पे काम कर रहा हूँ और 6 कंट्रीज़ की लॉजिस्टिक्स की प्लानिंग करता हूँ मैं, जिसमें पुर्तगाल, स्पेन, स्विट्ज़रलैंड, बेल्जियम और ये सारे कंट्रीज आ तो जाते हैं। कितने साल UK लगे आपको इस पूरे प्रोसेस में यहाँ तक पहुँचने के? मुझे 2018 के लास्ट में नवंबर में मैंने अपना स्टार्ट किया था मास्टर्स। 22 में मैंने अपना तकरीबन 21 में स्टडीज़ 2021 तक स्टडीज़ कंप्लीट की। फिर कोविड स्टार्ट हो गया, उसकी वजह से थोड़े से डिले हो गया सब कुछ। मेरा वीज़ा जॉब सर्च वीज़ा जो अप्लाई किया था मास्टर्स के बगैर। फिर मैंने 2022 अगस्त में ये जॉब स्टार्ट की है। लेकिन ये जॉब भी मैं 2 साल अप्लाई करता हूँ जॉब्स के लिए, किसी ने मुझे मुँह नहीं लगाया क्योंकि इंटरव्यू तक और स्पेनिश में ही CV भी मांगते थे। वो इंटरव्यू भी स्पेनिश में ही होता था। इंग्लिश जॉब्स नहीं है वहाँ पे? बहुत कम है, बहुत कम है, कम ना होने के बराबर है। अगर आप IT में हैं और आप जैसी कोई स्किल किसी के पास नहीं है, तब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको इंग्लिश स्पीकिंग जॉब मिल जाएगी। अदरवाइज़ इंग्लिश स्पीकिंग ज़्यादातर स्पेनिश ही चलती है। अच्छा, एक और बात आपसे पूछनी थी, क्या ये जो शॉर्टकट लेते हैं बैचलर्स कि भाई हम वहाँ पे शादी करके हम वहाँ पे सिटीजनशिप ले लें, तो क्या ये भी वहाँ पे होता है? ये बहुत ही रफ बात है जिसमें आपको यहाँ की आप इनके साथ गुजारा करना आपका बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ये यहाँ होता पे है वहाँ पे? होता है, लेकिन इसमें ज़्यादातर स्कैम्स होते हैं। और अगर आप ज़रा से भी मौके पे स्पेनिश वुमेन आर वन ऑफ द, इनका करेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर ज़रा सा भी आपके उनके साथ क्लैश हो गया, 1 मिनट नहीं लगाएंगे वो आपके डॉक्यूमेंट्स आपसे वापस लेने में। और यहाँ का स्पेन का रूल ये है, 3 साल तक आपने शादी चलानी है। 3 साल के अंदर अगर आपकी ज़रा सी भी अनबन हुई तो गवर्नमेंट ना सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट ले लेगी, आपको इलीगल भी कर देगी। और अगर आपने ज़रा सी ऊंच नीच की तो आप अपना सामान बांध लें, क्योंकि फिर स्पेन में आपके डॉक्यूमेंट नहीं बनने लगे। और यहाँ पे स्पेन का बल्कि पूरे यूरोप में ज़्यादातर राइट्स औरतों के पास है। तो आप ये भूल जाएं कि आप जो है ना शहनशाहों वाली ज़िंदगी उसके साथ मिल के गुजारेंगे और ये है वो है, नहीं। आपको गुलामी की ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी 3 से 5 साल तक। अच्छा, एक ये मैं रूट आपसे है, लेकिन ये बहुत मुश्किल है। मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा। इसमें नुकसान बहुत ज़्यादा है और चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है। आपको अनसर्टेनिटी की और गुलामी की ज़िंदगी जीनी पड़ेगी। मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा, ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूँ, इसको फिर वाइंड अप करेंगे। मुझे ये बताएं कि अगर वहाँ पे कोई बच्चा पैदा होता है तो क्या उसको सिटीजनशिप मिल जाती है और उसकी बेसिस पे माँ बाप को भी मिल जाती है? लास्ट मैंने जो चेक किया था कि अगर आपके बेबी की स्पेन में पैदाइश होती है तो उसका ये है कि उसको 1 साल के बाद बच्चे को नेशनलिटी मिल जाती है और आपको मेरे ख्याल में परमानेंट रेजिडेंसी पेरेंट्स को मिल जाती है और अच्छा। उसके बाद नेशनलिटी भी मिल जाती है। लेकिन बच्चे को लाजमी तौर पे बच्चे को नेशनलिटी मिल जाएगी। और PR टू सिटीजनशिप कितने साल का है प्रोसेस? जैसे कि अब मास्टर्स किया मैंने, उसके बाद जॉब सर्च वीज़ा और उसके बाद 5 साल आपको यानी कि 2 साल का वर्क परमिट मिलता है। 2 साल अगर आप जॉब सिक्योर कर लेते हो, आप जॉब कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हो तो 2 साल का वर्क परमिट मिलता है। उसके बाद यानी कि 1 मिनट मुझे कैलकुलेट करना है, 2 साल का मास्टर्स था, 2 साल का वर्क परमिट था, फिर उसके बाद 2 साल का और वर्क परमिट, 6 साल तो ये हो गए। फिर उसके बाद आपको 5 साल की परमानेंट रेजिडेंसी मिलती है। 10 साल के बाद आप पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हो और 5 साल रहने के बाद स्पेन में आप परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन स्टूडेंट वाला जो है एरा, आपका जितनी देर आपका स्टूडेंट वीज़ा वो काउंट नहीं होगा। अच्छा, वो नहीं होता, वो काउंट नहीं होता क्योंकि फिनलैंड में वो काउंट होता है। फिनलैंड में मेरे ख्याल में अब आके उन्होंने स्पेन में काउंट करना शुरू किया, लेकिन सिर्फ 6 महीने, यानी कि 1 साल की स्टडी में आपके 6 महीने काउंट हो गए। लेकिन मेरे ख्याल में परमानेंट रेजिडेंसी में वो भी कंसिडर नहीं करते। वो ये है कि आपने जब से जॉब करना शुरू किया, अपने टैक्स पे करना शुरू किया, तब से आप काउंट होते हो। ठीक है जी, थैंक यू सो मच गुरदेव जी। You are ये welcome, कैमरा you आप are more पकड़िए अब than 2 welcome. मिनट।